चलें जी। लास्ट हमने डिस्कस किया था और हम रिकॉग्निशन क्राइटेरियाज जो हैं वो देख रहे थे, हमने वो देखा। फिर हमने उनकी मेजरमेंट्स देखी, कैसे है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है उसको जो है किस तरह मेजर करना है। फिर बायोलॉजिकल एसिड्स जो अटैच होते हैं उनको देखा हमने, किस तरह से हमने उसको लेके चलना है। फिर हमने ग्रुपिंग ऑफ एसेट्स को देखा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइसेस की, गेन्स और लॉसेस की बात की जो फेयर वैल्यू की वजह से आ रहे होते हैं। अब हम देखते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को। देखिए जी, लास्ट हमने बात की थी डैट वॉज बायोलॉजिकल एसेट्स के ऊपर, जो गेन या लॉसेस जो हैं जो रिकॉग्नाइज हो रहे होते हैं उसकी। हमने देखा था कि हम जब इनिशियली रिकॉर्ड करेंगे परचेज प्राइस को, हम कंपेयर करेंगे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल से, और लॉस हुआ तो हम वो रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर, गेन हुआ तो हम वो रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर। हमने वो देखा। फिर अगर कोई बायोलॉजिकल एसिड हमारा बोर्न हो, जैसे काफ वगैरह बोर्न होते हैं, वो हमारा गेन आएगा। उसके बाद एट द ईयर एंड हम क्या करेंगे, फेयर वैल्यूज के ऊपर उनको लेके चलेंगे, तो जो गेन या लॉस हुआ हम वो रिकॉर्ड करते हैं। उसके ऊपर हमने ये सवाल भी किया था और काफ़ी मज़े का सवाल था, जिसमें हमने तमाम एंट्रीज जो हैं वो रिकॉर्ड की थी। चलें जी, आगे चलते हैं और आगे हम बात करते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, अब फॉर एग्जांपल मीट है, मिल्क है, इनको हमने किस पे रिकॉर्ड करना है और कैसे रिकॉर्ड करना है, किस टाइम पे रिकॉर्ड करना है, वो हमने देखना है। अब फॉर एग्जांपल ये एक बकरा है, ये बकरा कैसा है आप लोगों ने जज नहीं करना, ठीक है। एक बकरा है, बायोलॉजिकल एसिड है, लिविंग है, आपने रिकॉर्ड तो किया हुआ है, और आपने इस बकरे को रिकॉर्ड किया हुआ है मीट के पर्पस के लिए कि आप इसका गोश्त जो है वो करके बेचेंगे। अब वो जो है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है आपका। अब उसको हमने किसके ऊपर रिकॉर्ड करना है, किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है, किस टाइम पे रिकॉर्ड करना है, वो देखेंगे। तो सिंपल सी बात है कि हम इसको रिकॉर्ड तो हमारा जो मेजरमेंट प्रिंसिपल उस पर ही करेंगे कि जो मेरी फेयर वैल्यू होगी ऑफ द एसेट, उसमें से जो कॉस्ट टू सेल होगी वो हम क्या करेंगे, हम लेस करवा रहे होंगे। लेकिन हमें रिकॉर्ड करेंगे कब? अभी तो बकरा है, हम लोग गोश्त रिकॉर्ड करना है। सर ये हम रिकॉर्ड करेंगे एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्टिंग। जब हम हार्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब उस वक्त हम कहेंगे इतने का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आ गया, और साथ ही इसको कहाँ मूव कर देंगे, हम इन्वेंट्री में मूव कर देंगे। सवाल देखते हैं और इसको हम देखते हैं। कहते हैं जी रिक्वायरमेंट है जर्नल एंट्री पास करनी है आपने परपेचुअल इन्वेस्टर सिस्टम में, साथ साथ नॉट पीरियोडिक। आपने आईएसओ में पढ़ा होगा, पीरियोडिक जो ईयर एंड के ऊपर होता है, परपेचुअल जो एक साथ होता है। कहता है जी काशिफ लिमिटेड ऑपरेट्स अ गोड ब्रीडिंग फार्म, KL sell goats to local meat businesses and goat's milk to cosmetic companies. They also use goat milk for making premium cheese for sale. During the year ended 30th June year 2, KL could get 980 of milk, which had a fair value less cost of rupees 170 per liter on the day goats were milked. उस दिन the 900 liter of milk was sold to cosmetic companies for 160,000 and remaining 80 liter was converted into making cheese. 1 liter sold for rupees 24,000. KL had to incur a cost of rupees 5,000 to convert the cheese, to convert the milk into cheese. हमने क्या करनी है, हमने इसकी एंट्री जो है वो पास करनी है। नाउ हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की एंट्री पास करेंगे। देखो यही एंट्री थी, बट यहाँ पे हमने किस परस्पेक्टिव से रिकॉर्ड की थी, बायोलॉजिकल एसिड्स के। हमने यही सवाल पहले भी डिस्कस किया था और हमने ये रिकॉर्ड किया था कि जी जो हमारा बायोलॉजिकल एसिड, जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बन जाएगा उसको हम इन्वेंट्री का पार्ट बना देंगे, वो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। अब हम देख रहे हैं कि भाई हमें गेन या लॉस हो रहा है। पहले मेरे पास एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था ही नहीं, अब मेरे पास आ गया है, तो इसका बेनिफिट, इसका नुकसान जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। चलो जी, देखो जी, सबसे पहले क्या हमारे पास मिल्क था?
मिल्क आ गया ना हमारे पास। हमें उसने बताया है कि हमें 980 लीटर ऑफ मिल्क मिलेगा, जिसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी होगी, 170। 980 इंटू 170, क्या जवाब आता है बताएं ज़रा। 1,66,600। सर इतने का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो मैं ऑब्टेन करूँगा, वो मैं क्या करूँगा, ऑब्टेन करूँगा। तो जो पहली एंट्री पास होगी, जब मुझे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मिलना है तो हम क्या करेंगे, हम मिल्क जो मेरा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, जो मेरा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, दिस इज़ माई एसेट, इसे मैं क्या करूँगा, 1,66,600 से डेबिट करूँगा। और भाई मेरे पास तो कोई चीज़ है नहीं, सारा मुझे बेनिफिट हुआ, दूध मुझे मिलेगा, बेनिफिट होगा। दैट इज़ अ गेन ऑन हार्वेस्ट, कि जब मैं इसको हार्वेस्ट करूँगा मुझे ये फ़ायदा हो रहा है, ये किसका पार्ट बनेगा, ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बनेगा। 1,66,600 मेरा कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। ये क्लियर है पहली एंट्री। अब देखो ये एंट्री हम कब पास कर रहे हैं, ये वाली हम एंट्री कब पास कर रहे हैं, एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। कब, एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। अब दूध निकाल लिया, अब जब दूध निकाल लिया है तो भाई हम ये पढ़ के आ चुके हैं कि फिर वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से किसका पार्ट बन जाएगा, वो इन्वेंट्री का पार्ट बन जाएगा। ये वाला जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है ये मैंने रिकॉर्ड किया है IAS 40 में। अब जब दूध निकल आया तो किस पे चला जाएगा, IAS 2 में। तो जब सेकंड एंट्री हम पास करेंगे फौरी तौर के ऊपर, वो हम क्या करेंगे, वो हम मिल्क इन्वेंट्री अकाउंट जो है, बिकॉज मैंने इसको बेचना है, ये मेरा किसका पार्ट बन रहा है, 40 में जा रहा है। इन्वेंट्री अकाउंट जो है वो मेरा डेबिट हो जाएगा 1,66,600 से। और ये जो मिल्क एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था जो मैंने वहाँ पे लिखा हुआ था, ये मेरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इसका मतलब दूध निकल आया तो मैंने इसको क्या कर दिया, इन्वेंट्री में रिकॉर्ड कर दिया। अब देखो उसने कहा 900 लीटर ऑफ मिल्क वो सोल्ड टू कॉस्मेटिक कंपनी फॉर 1,60,000। ये ज़रा एंट्री ध्यान से पढ़ना, 900 लीटर ऑफ वो सोल्ड टू कॉस्मेटिक कंपनी फॉर 1,60,000। हमने क्या करना है, हमने सेल्स की एंट्री करनी है, हमने क्या करनी है, सेल्स की एंट्री। अब ध्यान से देखना, इसकी दो एंट्रीज पास होंगी क्योंकि सिस्टम हमारा कौन सा है, परपेचुअल। पहली है जो उसको कैश मिला, ये बैंक में पैसा आया, या रिसीवेबल्स वर्ड भी है, जो भी है, बैंक हो गया, या जो हमारे रिसीवेबल्स हैं वो हम ले लेंगे। डैट इज़ 1,60,000, 1,60,000 के हमारे रिसीवेबल्स हैं। और उसने क्या बेचा है, दूध बेचा है, डैट इज़ रेवेन्यू। सेल्स है बिकॉज क्या है, गोट ब्रीडिंग फार्म है और दूध भी बेच रहे हैं और क्या कर रहे हैं, गोश्त भी बेच रहे हैं, तो ये रेवेन्यू है। ये क्या हुआ आपका, रेवेन्यू हुआ। तो 1,60,000 से आपका रेवेन्यू जो है वो क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। ये वाली एंट्री क्लियर है। दूसरी एंट्री पास होगी, सर इन्वेंट्री भी तो गई है, हमारा यहाँ पे दूध इन्वेंट्री में पड़ा हुआ था, हमारी इन्वेंट्री चली गई है। हमें पता है कि जब हम कोई चीज़ बेचते हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो डेबिट होती है, इन्वेंट्री हमारी कम हो जाती है, इन्वेंट्री हमारी क्रेडिट होती है। तो सेकंड एंट्री क्या हमारे पास होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट होगा। अब सवाल यह है कि हमारी इन्वेंट्री कितने पे रिकॉर्ड हुई थी, 170 पे। तो हमने 900 लीटर बेचा है, 170 इंटू 900, कह रहे बच्चों क्या बनता है बताओ ज़रा, 1,53,500। और ये भी क्या हो जाएगा, 1,53,500। ये समझ आई सेल्स की और कॉस्ट ऑफ सेल्स की एंट्री।
अब देखो अगली एंट्री, 80 लीटर was converted into making cheese which was late sold for 24,000। कितने का बेचा हमने? 24,000 का बेच दिया। KL had to incurred a cost of 5,000 to convert the milk into cheese। आप लोगों ने CA में पढ़ा होगा, आपको पता है जो कन्वर्जन कॉस्ट होती है वो भी कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड होती है, ऐसा ही है। अब देखते हैं इसकी एंट्री, ये यहां से लेके यहां ज़रा रीड करो, शाबाश, यहां से लेके ज़रा यहां तक रीड करके बताओ, अंग्रेजी की समझ आई है? 2-3 चीज़ें हैं। नंबर 1 कन्वर्जन कॉस्ट, नंबर 2 इन्वेंट्री, नंबर 3 कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये 3 फैक्टर्स हैं इसमें। हमने क्या करना है, हमने इन 3 फैक्टर्स को रिकॉर्ड करना है। हमने क्या करनी है, हमने इसकी एंट्री जो है वो पास करनी है। इज दैट क्लियर? अब हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। देखें जी, मैं इंक चेंज करता हूँ इसकी। नंबर 1, सबसे पहले देखते हैं कितना लीटर मिल्क था। 8 लीटर मिल्क था, तो मिल्क इन्वेंट्री में है, वो तो हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो सेम देखो, ये जो हमारे पास मिल्क इन्वेंट्री थी मौजूद, ये है 80, कितने का था, 170। 80 इंटू 170 कितना होता है? मिल्क किससे क्रेडिट होगा बताओ ज़रा? 13,600 से। हमने कन्वर्जन कॉस्ट पे की, उसने कहा है 5,000 इनकर होगा, तो पे कॉस्ट पे की है। बैंक या कैश जो है वो हमारा क्या होगा, 5,000 से क्रेडिट होगा। और ये किसको चार्ज होगा, क्योंकि हम बेच रहे हैं, किसको, कॉस्ट ऑफ सेल्स कह रहा हूँ, ये चीज़ की इन्वेंट्री में शामिल होगा, बिकॉज एक इन्वेंट्री से हम दूसरी इन्वेंट्री पे जा रहे हैं। तो टोटल कितना आएगा मेरे पास, 18,600 आएगा ना। तो ये वाली एंट्री समझ आई कि हमने इसमें क्या किया है, हमने इसमें से मिल्क को चीज़ में कन्वर्ट कर दिया है। तो मिल्क भी IS2 में है, मिल्क हमारा कम हो गया, चीज़ भी IS2 में, चीज़ हमारी बढ़ गई है। तो हमने एक इन्वेंट्री से दूसरी इन्वेंट्री में क्या किया है, रिकॉर्ड आउट किया है। गॉट इट? अब हम चलते हैं आगे। चीज़ कितने की बेची है, 24,000 रुपये की। अब हम करते हैं सेल्स की एंट्री पास, जो सेम यहाँ पे होगी। बैंक में कितना आएगा पैसा, 24,000 आएगा। और रेवेन्यू है, बिकॉज हम इसको बेच रहे हैं, तो हमारे पास रेवेन्यू आ जाएगा, वो भी कितने से होगा, 24,000 पे। अब हमने सारी चीज़ बेच दी है, तो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो डेबिट हो जाएगी 18,600 से, बिकॉज 18,600 की थी। और जो मेरी चीज़ की इन्वेंट्री है वो क्या हो जाएगी, 18,600 से क्रेडिट हो जाएगी। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है उसका हमने गेन, उसकी हमने कन्वर्जन, IS2 से उसकी मूवमेंट, ये सारा कुछ जो है वो हमने यहाँ पर देखा है। आगे चले, ये वाला चीज़ हमने पहले भी पढ़ के आए थे कि अगर हमने ये पढ़ के आए हैं, चाहे हमारे बायोलॉजिकल एसेट्स हैं, चाहे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं, हमने उनको रिकॉर्ड करना किसके ऊपर है, हमने उनको रिकॉर्ड करना है फेयर वैल्यू के ऊपर। कि जो बायोलॉजिकल एसेट्स हैं, जो उनकी इनिशियल रिकग्निशन है या ईयर एंड के ऊपर है, हमने उनको फेयर वैल्यू के ऊपर मेजर करना है। दैट फेयर वैल्यू मस्ट बी रिलायबली मेजरेबल। अब आपको अगर फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं है तो क्या करेंगे? जस्ट टेक एन एग्जांपल, आप बैठे हुए हैं किसी दूर दराज इलाके में, आप बैठे हुए हैं चीचू की मलिया में, और आप एक गोट फार्म बनाते हैं, कैटल फार्म बनाते हैं, और वहाँ पे आप ऑस्ट्रेलियन एक गाय ला के रख देते हैं, और आपको वहाँ पता ही नहीं है कि इस ऑस्ट्रेलियन कैटल के क्या प्राइस है, आप उसकी फेयर वैल्यू जो है वो डिटर्मिन कर ही नहीं सकते। फिर
हम ये पढ़ के आ चुके हैं, अगर फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं होगी, ये मैंने आपको स्टार्टिंग पे मल्टीपल टाइम बताता आ रहा हूँ, अगर ये रिलायबली मेजरेबल नहीं है फिर हम किस पे करेंगे, कॉस्ट। लेकिन कॉस्ट के साथ जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो भी लेस करवाएंगे, इम्पेयरमेंट भी लेस करवाएंगे। ये हमने यहाँ पे डिस्कस आउट किया था, और हम कहाँ डिस्कस आउट करके आए थे, यहाँ पे ये देखो, ये हम यहाँ पे डिस्कस आउट करके आ चुके हुए थे। तो खाली कॉस्ट पे नहीं, अगर कोई एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट या डेप्रिसिएशन है वो हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, ठीक है। और जब हम उसको मूव करेंगे इन्वेंट्री पे तो इसी वैल्यू पे, इसी कैरिंग वैल्यू से मूव कर रहे होंगे। लेकिन जब हमारी फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल हो जाए तो हम क्या करेंगे, उसको फिर यहाँ से उठा के किसके ऊपर ले जाएंगे, हम उसको फेयर वैल्यू के ऊपर ले जाएंगे। इज दैट क्लियर? ये सारी बात जो हुई है ये बायोलॉजिकल एसिड के लिए हुई है, बिकॉज उसकी फेयर वैल्यू के ऊपर फड्डा है। खासतौर पे प्लांट्स की बात करें, क्रॉप्स की बात करें, फड्डा होता है। लेकिन जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है ना, उसकी फेयर वैल्यू हमेशा रिलायबली मेजरेबल होती है। उसकी फेयर वैल्यू क्या है, हमारी रिलायबल होती है। गॉट इट? यहां पे अगर आप इसकी बात करें तो इसमें IS 40 में मार्केट वैल्यू जो है वही है। इंडिपेंडेंट वैल्यू से ज़्यादा यहाँ पे मार्केट वैल्यू डिपेंड करती है। नाउ दिस इज़ द थिंग जो आपको R1 की रह के याद कराएगी कि भाई R1 भी एक नाम की चीज़ थी जो हमने लाजमी करनी थी। गवर्नमेंट ग्रांट की ज़रा बात करते हैं। मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्लाइड ऐड कर दूँ ताकि आपको पता हो। गवर्नमेंट ग्रांट्स कुछ याद आ रहा है? गवर्नमेंट ग्रांट्स की बात करते हैं। आपको याद है डेफिड ग्रांट? और अब ज़रा याद करते हैं थोड़ा सा। आपको याद है कि हमें जब गवर्नमेंट ग्रांट्स मिलती थी, ज़रा एक छोटी सी एंट्रीज रिकॉल करते हैं। दो तरह की होती थी, एक होती है अनकंडीशनल ग्रांट, जिसे हम कहते थे इमीडिएटली ग्रांट मिल गई है, सारे जो उसके पैरामीटर से फुल हुए गए थे। और दूसरी होती थी कंडीशनल ग्रांट, याद है? जो हमें अनकंडीशनल ग्रांट मिलती थी जिसको हम इमीडिएट सपोर्ट भी कहते थे। इमीडिएट सपोर्ट क्या एंट्री पास करते थे कि जैसे ही हमें ग्रांट मिलती थी हम उसको अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बनाते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको याद हो, आग लग गई, मैं R1 रिकॉल करूंगा, अभी हम IS 41 पे आएंगे। आग लग गई, इवेंट हो गया, गवर्नमेंट के पास गए, गवर्नमेंट ने ग्रांट दे दी, तो हम उसको क्या रिकॉर्ड करते थे कि आपको जब बैंक में पैसे मिलते थे आपका बैंक अकाउंट डेबिट होता था, और जो आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिलती थी वो आप सीधी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते थे। ये याद है? इमीडिएट सपोर्ट। दूसरी हमने पढ़ी थी डैट वाज कंडीशनल ग्रांट, जिस पे कंडीशन इम्पोज होती थी। कुछ प्राइमरी कंडीशन होती थी, कुछ सेकेंडरी कंडीशन, और जब तक वो कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं होती थी हम उसको ग्रांट के तौर पर रिकॉर्ड नहीं करते थे। जब हमें ग्रांट रिसीव होती थी, जब हमें ग्रांट रिसीव्ड होती थी, हम क्या एंट्री पास करते थे? डेबिट करते थे बैंक को, और ये जो डेफर्ड ग्रांट है हम उसको रिकॉर्ड करते थे बिकॉज अभी हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, तो ये हमारी क्या थी? लायबिलिटी थी। फिर जब हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाती थी, जो भी कंडीशन अटैच होती थी, जब हमारी वो कंडीशंस फुलफिल होती थी तो फिर हम क्या एंट्री पास करते थे
कि ये डेफर्ड ग्रांट, ये जो हमारी लाइबिलिटी थी वो हमारी डेबिट हो जाती थी, और हम क्या करते थे, हम ग्रांट इनकम जो है उसको रिकॉर्ड करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जिसको हम कहते थे कि हमने रियलाइज़ कर ली अपनी इनकम। ये दोनों चीज़ें याद हैं, ये दोनों एंट्रीज याद है कि भूल गए? तो यही हमारा प्रॉपर डेफर्ड ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में चीज़ें थी। अब हम इस एंट्रीज को रखिएगा ज़ेन के ऊपर, इसके ऊपर आए ज़रा, इसके ऊपर आए ज़रा। वो कहता है कि अगर आप अपने बायोलॉजिकल एसिड्स को कॉस्ट के ऊपर मेजर कर रहे हैं या आपके बेरल प्लांट हैं, हमें पता है कि बेरल प्लांट हमारे IAS 16 का पार्ट बनते हैं। वो कहता है अगर इसके लिए कोई ग्रांट मिली है हुकूमत से तो वो तो आप प्योर उसके ऊपर IAS 20 लगाएंगे। IAS 20 का मतलब है कि दो चीज़ें हैं, या तो हम उसको डेफर्ड इनकम के तौर के ऊपर रिकॉर्ड कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं कि जो भी मेरे पास एसिड होगा हम एसिड की कॉस्ट में से क्या करेंगे, इसको लेस करवा देंगे। या तो ये पॉसिबिलिटी है या तो हमारे पास है ये पॉसिबिलिटी। इज इट क्लियर? कब? अगर मैं बायोलॉजिकल एसिड्स को कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रहा हूं या मेरे पास बेरल प्लांट हैं, तो मैं क्या करूंगा, जो ग्रांट मिलेगी तो मैं IAS 20 अप्लाई करूंगा। मेरी मर्जी कह रहा हूं, मर्जी है कि मैं इसको डेफर्ड इनकम पे रिकॉर्ड कर लूं या एसिड की कॉस्ट में से लेस करवा के उसको फिर लाइफ के ऊपर डेप्रिशिएट करता जाऊं, जो मैं करता रहता था। ये पॉइंट क्लियर है? ये वाला पॉइंट डन है। अगर आपको बेरल प्लांट गिवन है पेपर में कि जी ये आपका बेरल प्लांट है, आपने इतने करोड़ का भाग लिया, गवर्नमेंट ने ग्रांट दे दी, गवर्नमेंट ने आपको लैंड दे दिया, गवर्नमेंट ने आपको सीड के पैसे दे दिए, गवर्नमेंट ने कर दिया। अगर प्लांट बेरल है IAS 16 में रिकॉर्ड होगा, IAS 16 में रिकॉर्ड होगा, जो ग्रांट मिलेगी उसको आपने एसेट की कॉस्ट में से लेस करवा देना है, या अगर वो कहेगा कि इसको डेफर्ड इनकम के तौर पर रिकॉर्ड करना है तो आप उसको एज अ डेफर्ड इनकम के तौर के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे, प्योर आपका IAS 20 अप्लाई होगा। ये क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि भाईजान हमारा जो बायोलॉजिकल एसेट है उसको आपने रिकॉर्ड किया फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के ऊपर। इसके ऊपर जब हम इस पे रिकॉर्ड करते हैं तो हमें पता है कि बायोलॉजिकल एसेट तो IAS 41 में आएगा। इसके लिए क्या है? इसके लिए क्या है? पहली कि अगर गवर्नमेंट ने ग्रांट दी है और ग्रांट अनकंडीशनल थी, कोई शर्त नहीं लगाई, तो क्या करेंगे, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड कर देंगे। कब? जब ग्रांट हमारी रिसीवेबल हो जाएगी या रिसीव हो जाएगी, सर ये वाली एंट्री पास करेंगे। ये वाली कंडीशन है। अगर अनकंडीशनल है तो ये ट्रीटमेंट होगा। इज इट क्लियर? पहले वाले की, अनकंडीशनल की। और ये कब करेंगे? जब हम IAS 41 के मुताबिक बायोलॉजिकल एसेट्स को ट्रीट कर रहे हैं, मींस फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के ऊपर। फिर है कंडीशनल ग्रांट, कि गवर्नमेंट ने एक कंडीशन लगा दी है कि ये ग्रांट दे रहे हैं, ये काम होना चाहिए, यहाँ लैंड लेना चाहिए, ये एक्टिविटी करनी चाहिए, बकरियाँ यहाँ पे होनी चाहिए, ये बकरी इंपोर्ट करनी चाहिए, इतना मीट प्रोड्यूस करना है, ये दूध जो है इनको देना, कोई भी कंडीशन लगा सकती है। फिर कब हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे? जब कंडीशंस मीट होंगी। अब ग्रांट मिली, पैसा मिल गया, कंडीशन लगा ली, लाइबिलिटी के तौर के ऊपर रिकॉर्ड हो गई, कंडीशंस फुलफिल हो गई, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बनेगी। सर ये वाला और ये वाला क्लियर है? जब मिलेगी तो ये एंट्री पास करोगे, जब कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी तो ये एंट्री पास करोगे। ये क्लियर है? इसको जरा रीड करो, बिकॉज ये आपको पेपर में आता है। और मैं आपको बता दूं कि एग्जामिनर का R2 में आजकल जो ट्रेंड है वो मैक्सिमम वो टॉपिक्स टेस्ट कर रहा है जिसका रिलेटेड कंसेप्ट प्रीवियस पेपर में आप पढ़ के आ चुके हैं R1 में। देखो ना, मुझे एक बात बताओ, IAS 20 में ग्रांट रिलेटेड टू एसिड के दो ट्रीटमेंट थे, या तो कॉस्ट से लेस करवा लो या डेफर्ड ग्रांट पे रिकॉर्ड कर लो, यही था ना। लेकिन जो आपके बायोलॉजिकल एसिड्स हैं जो IAS 41 में आ रहे हैं, आप देखिए इसमें से हम एसिड की कॉस्ट में से लेस नहीं करवा रहे, उसने स्पेसिफिकली कह दिया कि भाई इसको अपनी लाइबिलिटी में क्या करो, रिकॉर्ड कर लो।
और इसी के साथ हमने पार्शियल रिकॉग्निशन को भी डिस्कस कर लिया है, उस समझ बता दी है। बिकॉज आप यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं किस चीज़ को, एसेट्स को। उसने क्लियर बता दिया कि भाई अगर तुम्हें ग्रांट मिल रही है, कंडीशन इम्पोज्ड है, ये करो। अगर कंडीशन पार्शली पूरी होती रहेगी तो जो करो। वो आपको बता रहा है कि अगर ये इवेंट्स होंगे तो तुमने IAS 40 में स्पेसिफिकली इस तरह से ट्रीटमेंट लेना है, क्लियर, ताकि आप ये ना कहें IAS 20 में तो ये कहा था मैं ये कर लूँगा, ऐसे नहीं। विद द पैसेज ऑफ टाइम नहीं, आफ्टर 5 years जब वो कंडीशंस पूरी हो जाएंगी। ज़रा एग्जाम्पल देखते हैं, ये ज़रा एग्जाम्पल पढ़ो और मुझे बताओ क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, ध्यान से पढ़ना। कहता है जी, ब्रीफली डिस्कस द रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ML। Multan Limited operates a large cow and buffalo dairying farm on January 2022. ML receive a government grant of rupees 15 million on the condition शर्त है that adopts organic cattle feed system and continues to do for 5 years। सिस्टम लगाना है और 5 साल चलाना है। If ML discontinues organic cattle feed system anytime during the year, it will have to repay the full amount of grant। ये ले आपकी रिपेमेंट भी आ गई। ML has implemented organic feed system and it is reasonably certain that ML will meet the condition। ML year end is 31 December। ML measure all of its biological assets at fair value less cost to sale। अब इसको हम इसके पर्सपेक्टिव पे देखते हैं। डन हो गया। देखो पहली बात है, अगर उसने लिखा होता कि वो अपने बायोलॉजिकल एसेट्स को IAS 16 के मुताबिक रिकॉर्ड करता है, व्हाट इफ़, बड़ी अच्छी सीरीज़ है, देखनी चाहिए आपको। फिर हम क्या करते, फिर हम IAS 20 अप्लाई करते। क्या करते, IAS 20। अब IAS 20 कैसे अप्लाई करते कि भाई जब ग्रांट हमें मिलती, हम बैंक जो है वो डेबिट कर देते, हम इसको डेफर्ड ग्रांट के तौर के ऊपर क्रेडिट कर लेते। विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इसे क्या करते रहते, अपने इनकम में रिकॉर्ड करते ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। क्या करते, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिकॉर्ड करते। या अगर हम इसको IAS 16 में रिकॉर्ड करते और हमारा कॉस्ट मॉडल होता तो हम इसे क्या करते, जो भी एसेट की कॉस्ट थी उसमें से हम क्या करते, हम ग्रांट को लेस करवा देते। ऐसा है कि नहीं, अगर होता तो, अगर होता तो। और सेकेंडली, अगर ये ग्रांट आपकी अनकंडीशनल ना होती, अगर अनकंडीशनल होती तो भाई फिर तो बड़ा सिंपल सा था, पैसा मिलता, हम क्या करते, बैंक डेबिट कर देते 15 मिलियन से और सीधा कहाँ डालते, हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बट ये कंडीशनल है, पैसा तो मिल गया, पैसा मिल गया, पैसा आ गया तो भाई एंट्री तो पास होगी, हम इसको डेफर्ड ग्रांट के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे, लायबिलिटी शो करेंगे। जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी उस वक्त हम क्या करेंगे, हम इसको अपनी लायबिलिटी से इनकम का पार्ट जो है बना रहे होंगे आफ्टर द फुलफिलमेंट। और फुलफिलमेंट डेट है इसको मिली है 2002 में, और ये होगा हमारे पास 5 साल पूरे होने के बाद। 2 पूरा हुआ, 3 पूरा हुआ, 4 पूरा हुआ, 5 पूरा हुआ, 6 पूरा हुआ। इसका मतलब 31 दिसंबर 2006 में हम इसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे। इसको देखें ज़रा, फर्स्ट लाइन क्या है दोस्त, टर्म्स एंड कंडीशन ग्रांट की वेरी करती हैं। इस सवाल में क्या था, नहीं कंप्लीट हुआ, फुल रीपेमेंट। इस क्वेश्चन में क्या है कि जितनी आपको कंप्लीट हो जाएंगी प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। तो अगर प्रोपोर्शनेट बेसिस पे उसने खुद बता दिया है तो क्या हम सारी एंड पे रिकॉर्ड करेंगे, नहीं, हम इसको ईयरली बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे। भाईजान 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 जरा आए, कहता है पार्शियल रिकॉग्निशन में टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स वेरी। उसने एक एग्जाम्पल दी है कि उसने अगर 5 साल के लिए दिया और कह रहा है पीरियड और पीरियोडिक बेसिस पर रिकॉर्ड करनी है, तो भाई हम उसको पीरियोडिक बेसिस के ऊपर ही क्या करेंगे, दोस्त रिकॉर्ड कर रहे हैं। जी जनाब, क्लियर है। अब हमारा लास्ट है डिस्क्लोजर और रिकन्सिलेशन, इसको हम कल देखते हैं। हमारा चैप्टर बिल्कुल एंड हो गया है। हमने बस अब डिस्क्लोजर में देखना है कि हमने लिखना कैसे है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ किस तरह है। तो कल हम इसके फिर डिस्क्लोजर करके 5-10 मिनट में
हम इसके फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है वो शुरू कर देंगे। एज ऑफ नाउ, एज ऑफ दिस लेक्चर हमारा सिलेबस जो है, हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया।